हमारे साथ हैं केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। पीटीआई वीडियो सेवा में आपका स्वागत है सर। आपका भी आभार। केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में आपके मंत्रालय की भूमिका को आप कैसे परिभाषित करेंगे? बीते वर्ष में आपके मंत्रालय की क्या उपलब्धियां रही, अगर कुछ बताएं इसके बारे में। देखिए, लॉ एंड जस्टिस मंत्रालय में मुख्यतः 3 हमारे डिपार्टमेंट हैं। एक है लीगल अफेयर्स, दूसरा है लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और तीसरा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। जस्टिस मूलतः अपॉइंटमेंट को डील करता है और पिछले, जब हम इस साल की बात करते हैं और पिछले साल से तुलना करते हैं तो इस साल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काफ़ी बेहतर हुआ है और स्मूथ भी हुआ है। कई ऐसे हाईकोर्ट हैं जिन्होंने पहली बार इतने जज अपॉइंटमेंट, उनमें इतने जज अपॉइंटमेंट हुए, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मुंबई है, इलाहाबाद है और भी कई ऐसे हाईकोर्ट हैं। तो इसका मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट्स में जो जजों की नियुक्ति होती है उस काम में इस बार तेजी आई। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी एक ही वैकेंसी है, बाकी जो है पूरे जज करीब करीब रहे हैं। दूसरा विषय, हमारे नालसा के माध्यम से हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें न्याय सबके द्वार, और हम पहुँचे गरीब आदमी को भी वकील उपलब्ध हो, जिसमें न्याय मित्र एक बड़ा काम, प्रोबोना सर्विस बड़ा काम, सीएससी बड़ा काम, जिसके माध्यम से एक गरीब आदमी है, उसको लगता है कि मुझे कोई वकील करने के लिए मेरे पास फीस नहीं है देने के लिए, तो वो भी इन स्थानों पे जाकर के अपनी लीगल क्वेरी भी कर सकता है और एक उसको लीगल वकील भी मिल सकता है मदद करने के लिए। ये बड़ा एक विषय रहा। मैं अगर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की बात करूं तो ड्राफ्टिंग उसका मुख्य काम रहता है, लेकिन एक बड़ा काम रहा कि संविधान को करीब 15 भाषाओं में, जो हमारी संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है, तो 15 भाषाओं में संविधान का अनुवाद हो गया। अभी रिसेंटली राष्ट्रपति भवन में सैंथाली में संविधान आया तो उसका विमोचन राष्ट्रपति जी ने किया और उसका मैसेज भी बहुत अच्छा गया। ऐसे हर भाषाओं में जब संविधान का अनुवाद हुआ तो उसका मैसेज बहुत अच्छा गया। पहले तो हिंदी और इंग्लिश का ही ज़्यादा एक ज़माना था कि महत्व रहता था, अभी 2 भाषाओं में संविधान का प्रति आपको मिलेगी। अब हम धीरे धीरे, हो सकता है बहुत जल्दी, जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, उन सब भाषाओं में संविधान उपलब्ध रहेगा। तो हर नागरिक के पहुंच में संविधान का पढ़ना, उसमें प्रावधान क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, सरकार काम कैसे करती है, सब चीज़ें हर नागरिक पढ़ सकता है। और इधर हम बात करें लीगल अफेयर्स की, तो हमने कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस की है जिससे एडीआर को हमने बहुत बल दिया है। इसमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, तो आप देखेंगे कि आर्बिट्रेशन के कुछ अच्छे कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिएशन के अच्छे कॉन्फ्रेंस हुई, कंसिलेशन में बहुत जोर दिया। तो ये जो साल रहा हमारा, इसमें लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट ने नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुरूप इसमें विशेष काम किया है। जैसे 71 कुछ नए कानून, 71 ऐसे पुराने कानून जिनको समाप्त भी किया और 6 कानून ऐसे थे जिसमें अमेंडमेंट भी किया। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी सरकार आगे बढ़ रही है। संसद की संयुक्त समिति इस पर विचार कर रही है। हालांकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर होने वाले खर्च में बचत और संघीय ढांचे के विषय पर सवाल भी उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संसदीय समिति, जिसको हम जेपीसी इसका नाम दिया, क्योंकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है। काफ़ी लोकसभा राज्यसभा के प्रमुख काफ़ी लोग इसमें सदस्य हैं और राजस्थान से ही आने वाले पाली जिले से, पाली संसदीय क्षेत्र से पीपी चौधरी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब तक जो मीटिंगें हुई है उसमें पहले उनको कुछ कन्फ्यूजन था, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ इसकी बढ़ रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है, यदि ये इलेक्शन रिफॉर्म है। ये समझ तक हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इस पर कोई जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसको लेकर वो कहते हैं इनका प्रेजेंटेशन कराओ, उनका प्रेजेंटेशन करा देते हैं। आपके
एक्स कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसका करा देते हैं, कोई एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका करा, जो नाम लेते हैं उनका करा देते हैं। तो उनके समझ में आता है कि भाई बात तो सही है, उनको भी पता है कि रिफॉर्म है, वो पॉलिटिकल कारणों से कई बार इन चीज़ों का विरोध करते हैं। अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामला भी एक विषय रहा है, तो इसको लेकर के अगर प्रक्रियागत कुछ सुधार हो या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कुछ सुधार हो, इसको लेके कुछ सरकार पहल कर दो रही तीन है? चीज़ों में इस साल बड़ी इसमें पहल हुई है। उसको पहला तो आप ये मानिए कि जैसे मैंने एडीआर का जिक्र किया, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, इस पे इस बार बल दिया। हम 2026 में भी इसमें बल देने वाले हैं, इससे भी मुकदमों में कमी आएगी। दूसरा, जो एजिंग एनालिसिस हमने किया है शुरू, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और हाई कोर्ट ने भी कई जगह हो गया, और हमारी न्याय व्यवस्था में जो एजिंग एनालिसिस शुरू हुआ है, 40 साल पुराना मुकदमा कौन सा है, 30 साल पुराना कौन सा है, 20 साल पुराना कौन सा है, क्यों पेंडिंग है, 10 साल पुराना कौन सा है, ये जो एनालिसिस हो रहा है ना, उससे निश्चित रूप से पुराने जो मामले हैं वो निस्तारित होंगे और मुकदमों में जो बढ़ती संख्या है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। एसआईआर के विषय को विपक्ष लगातार उठा रहा है, राहुल गांधी इसको लेके वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को लेके भी विरोध कर रही हैं। अभी भी आज भी उनका एसआईआर को लेके बयान आया है, बीएलओ को लेके भी सवाल उठाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको, कैसे? देखिए, 2 सेशन, आपका मानसून सत्र, आपका शीतकालीन सत्र में एसआईआर का मुद्दा ही छाया रहा। जब शीतकालीन सत्र में लोकसभा में बहस हुई, राज्यसभा में बहस हुई, विपक्ष को भी बोलने का मौका मिला, सरकार ने भी अपना पक्ष रखा, तो सबके समझ में आ गया कि ये तो वोटर लिस्ट को सुधारने का काम है। सबके समझ में आ गया, पब्लिक के भी समझ में आ गया। जो हमारा भाषण हुआ, अमित शाह जी का भाषण हुआ, और भी कई नेताओं के भाषण हुए, उससे चीज़ें अब सबके समझ में आई है। अमित शाह जी का भाषण तो बहुत शानदार रहा लोकसभा में, और राज्यसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भाषण, उसके बाद चीज़ें लोगों की समझ में आ गई क्लियर एकदम कि ये कोई अननेसेसरी का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया है। ये तो वोटर लिस्ट को साफ सुथरी बनाने का एक विषय है। पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए और अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में होना नहीं चाहिए, यही एसआईआर है, और क्या है। लेकिन ममता बनर्जी तो इसको स्कैम बता रहे वो हैं। पॉलिटिकल उनका कारण है और कोई विषय ही नहीं है। तमिलनाडु में डीएमके भी एसआईआर को लेके भारी विरोध कर रही है, मुख्यमंत्री वहाँ के जो स्टालिन हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। आप तमिलनाडु में भाजपा चुनाव के लिए सह प्रभारी हैं, इस कैसे देखते हैं इस विषय? देखिए, मैंने अभी पीयूष गोयल जी के साथ एक तमिलनाडु का दौरा किया, वैसे भी जानकारी ली मैंने, तो वहाँ एसआईआर का काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अगर उन सरकार का सहयोग नहीं होता तो एसआईआर का काम इतना अच्छी तरह से थोड़ी चल सकता है। वहाँ के लोग, डीएमके के कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं एसआईआर में सहयोग करने में। अब पॉलिटिकल कई कारण होते हैं, तो वो अभी एसआईआर तो जब कांग्रेस का शासन था या डीएमके कभी केंद्र में शासन में रही, तब एसआईआर तो होता ही रहा है ना। हमने सब लोकसभा में, राज्यसभा में बताया है कि कोई पहली बार कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं। वोटर लिस्ट को साफ सुथरा करने का काम है जो हो रहा है। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन कैसे आगे बढ़ रही है, खासतौर पर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का सामंजस्य कैसे आगे बढ़ रहा है और किस तरह के परिणाम की आने वाले चुनाव में? देखिए, डीएमके का जो वहाँ शासन है वो ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी वहाँ नज़र आती है पब्लिक में। अगर आप जाते हैं तमिलनाडु तो उन्होंने कोई गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जिसको कह करके वो सत्ता में आए, वो नहीं दे पाए। डेवलपमेंट भी उनका रुका है, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। हम इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और हम कहेंगे कि एनडीए सरकार बनने पे तमिलनाडु में डेवलपमेंट की रफ्तार भी तेज होगी और गुड गवर्नेंस भी आएगा, जनता को राहत मिलेगी। एआईएडीएमके के साथ अच्छा संबंध, हाँ, एकदम ठीक है उसमें एकदम अच्छा संबंध है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पिछले दिनों एक बड़ा मुद्दा रहा है, काफ़ी चर्चा में रहा। कुछ राज्यों में इसको लेके कानून भी बनाए गए।
केंद्र सरकार क्या इस पर आगे विचार विमर्श कर रही है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी जिसको हम कहते हैं, गोवा में पहले से ही लागू है। उत्तराखंड ने अपना कानून बना ही दिया, कई राज्य और प्रयास कर रहे हैं। और जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो इसका अध्ययन करने का प्रस्ताव गया हुआ है, उसके बाद आगे इस पे फिर कार्रवाई होगी। आप राजस्थान से आते हैं। अरावली का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में है। सोनिया गांधी से लेकर अशोक गहलोत तक आरोप लगा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की एक दिन पहले ही एक व्यवस्था भी आ गई है। कांग्रेस वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी का इस्तीफा मांग रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस तो कई बार भ्रम फैलाती है। ये प्रस्ताव जिसकी जिक्र ये अशोक गहलोत साहब खुद कर रहे हैं, उनके पीरियड में ही आया ये प्रस्ताव। उनके जब वो शासन में मुख्यमंत्री थे तब ही आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद हमने भी, हमारी तरफ से भी पैरवी हुई, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से भी पैरवी हुई ना। क्या नहीं हुई? क्या उनको, कांग्रेस को दिखता नहीं क्या? वो भ्रम जो फैलाया, उस भ्रम को दूर करने के लिए भूपेंद्र जी ने अपनी बात कही कि भाई ये भ्रम फैला रही है कांग्रेस। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हम उसका स्वागत करते हैं अरावली के मामले में। मनरेगा का नाम बदलने और विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित करने को लेकर भी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दल सरकार पर अभी भी निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी जी सरकार पर मनरेगा को खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं और 5 जनवरी से कांग्रेस इस पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। देखिए, नरेगा की जगह मनरेगा बना और मनरेगा की जगह अब जी राम जी योजना आई है। पहले जवाहर रोजगार योजना थी, उसका नाम बदला नहीं कांग्रेस ने। रोजगार की योजनाओं के नाम बदलते आए हैं, लेकिन ये इसलिए बदला कि जब हम फील्ड में जाते थे एक डिमांड आती थी कि नरेगा में टेक्नोलॉजी का यूज करो, इसमें भ्रष्टाचार बहुत है। वाटर सिक्योरिटी के काम इजीली होते नहीं है, इसमें संशोधन करो। जो एग्रीकल्चर का टाइम होता है, पीक पीरियड, उस समय मजदूर नहीं मिलते हैं, इसलिए उसमें सुधार करो। तो ये तो सब जनता से जो फीडबैक आई है। कभी कांग्रेस के लोग भी इसका बोलते थे कि एग्रीकल्चर के समय जो है मजदूर नहीं मिलते, इसमें संशोधन होना चाहिए। अब मोदी जी ने संशोधन किया तो विरोध कर रहे हैं। ये तो विरोधाभास है कांग्रेस का। नाम बदलने की क्यों जरूरत महसूस हो गई? नाम कौन सा? जी राम जी, इसी पर लोगों नहीं, को इसमें क्या आपत्ति है उनको? राम के नाम से आपत्ति है? राम तो महात्मा गांधी को बहुत प्रिय शब्द था। राम, महात्मा गांधी जी के लिए राम बहुत प्रिय शब्द था। संसद सत्र को सुचारू रूप से संसद सत्र के दौरान कामकाज चले, इसको लेके सरकार क्या पहल कर रही है, खासतौर पर तब जब नए साल के पहले महीने में ही के अंत में ही बजट सत्र आएगा, महत्वपूर्ण सत्र है। देखिए, हमने शीतकालीन सत्र में भी फ्लोर मैनेजमेंट किया। हम कोशिश करेंगे, ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाएंगे, उनसे संवाद स्थापित करेंगे, हमारी सरकार के मुद्दे भी उनके सामने रखेंगे, उनके मुद्दे भी हम सुनेंगे और फिर जैसा माननीय स्पीकर साहब और चेयरमैन राज्यसभा निर्णय करेंगे, उसके अनुसार हर मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए तैयार है। हम तो चाहेंगे कि बजट सत्र बहुत अच्छी तरह से चले और उत्पादकता के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे बजट सत्र, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। एक सवाल है, आया था पिछले दिनों कि उम्मीदवारों के एफिडेविट को वेरीफाई करने के लिए एक तंत्र कोई स्थापित करने, इसको लेके क्या कोई विचार कर रही है सरकार? एफिडेविट क्या विषय? उम्मीदवार जो चुनाव लड़ते हैं वो एफिडेविट, तो प्रक्रिया है ही, निर्धारित है। क्या है उसमें? एफिडेविट देते हैं, उनकी जांच भी होती है, प्रक्रिया ऑलरेडी निर्धारित है। आखिरी सवाल, वर्ष 2026 के लिए आपके मंत्रालय की क्या प्राथमिकताएं होंगी? हमारे मंत्रालय में जो नागरिकों को हम ईज ऑफ लिविंग, न्याय के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में देना चाहेंगे, यही हमारी प्राथमिकता हो।